हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सिविल इंजीनियरिंग पे। दोस्तों, आज 18 सितंबर और मैं आज इस वीडियो में लेके आया हूँ 18 सितंबर 2025 की टॉप 10 करंट अफेयर। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर मेरी मेहनत और मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों हमारा, 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप लिवरपूल में 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों, ये 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक 48 किलोग्राम वर्ग में किसने जीता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीनाक्षी हुड्डा। मीनाक्षी हुड्डा ने 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो आपको ये नाम याद रखना है। आइए दोस्तों, जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 प्रतियोगिता कब हुई थी? आपको याद रखना है 4 सितंबर से 14 सितंबर 2025 तक। कहाँ पे हुई थी आपको ये भी याद रखना है, इंग्लैंड के लिवरपूल में खेली गई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको दो याद रखने हैं। भारत की मीनाक्षी हुड्डा ने 48 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में, तो मीनाक्षी हुड्डा ने किस भार वर्ग में यह स्वर्ण पदक जीता है? तो आपको यह भी याद रखना है 48 किलोग्राम भार वर्ग में। फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए कजाखस्तान की पेरिस ओलंपिक कांस्य पदक विजेता नाजिम किजाइबे को 4-1 से हराया है। तो इन्होंने किसको हराया दोस्तों? नाजिम किजाइबे को हराया और ये कजाखस्तान की पेरिस ओलंपिक कांस्य पदक विजेता है। ठीक, ये दोस्तों हैं, यही आप फोटो देख सकते हैं, मीनाक्षी हुड्डा की फोटो। आइए दोस्तों, इस प्रतियोगिता से संबंधित कुछ मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ जो आपको ध्यान रखना है। तो ये जो प्रतियोगिता है हुई है 4 से 14 सितंबर तक, इसमें कुल भारत ने पदक जीते हैं। भारत ने कुल पदक जीते हैं दोस्तों, याद रखना है 4 पदक जीते हैं। ठीक है, जिसमें दो दो स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, 2 स्वर्ण पदक जीते हैं और एक कांस्य पदक जीता है। एक कांस्य पदक जीता है और एक रजत पदक जीता है। तो मैं आपको आपको तो ये सबसे पहले याद रखना है कि भारत ने कुल 4 पदक जीते हैं, 2 स्वर्ण और 1 कांस्य और 1 रजत पदक जीता है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि किसने कौन-सा पदक जीता है। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपके लिए ये सारणी बना दिया हूँ, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आसानी पहले नंबर पे दोस्तों देखते हैं मीनाक्षी हुड्डा ने, ये भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और किस भार वर्ग में जीता है? तो महिलाओं की 48 किलोग्राम भार वर्ग में यह पदक जीता है। बात करें दोस्तों जैस्मिन लैम्बोरिया की, तो इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है और इन्होंने किस भार वर्ग में जीता है? तो महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। ठीक, वही बात करें दोस्तों निपुर सियोरान की, तो इन्होंने रजत पदक जीता है और इन्होंने किस भार वर्ग में जीता है? तो महिलाओं की 80 प्लस किलोग्राम भार वर्ग में यह पदक जीता है। वही बात करें दोस्तों पूजा रानी की, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है और इन्होंने महिलाओं की 80 किलोग्राम भार वर्ग में यह पदक जीता है। तो ये चारों नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, और भारत ने ये भी याद रखना है कि भारत ने कुल कितने पदक इस प्रतियोगिता में जीते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में आईसीसी पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने अगस्त लिखना भूल गया, मैं अगस्त लिखना भूल गया, अगस्त 2025। क्वेश्चन इस तरह होगा, हाल ही में आईसीसी पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2025 कौन बने हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद सिराज और ओरला प्रेंडर गेस्ट। ओरला प्रेंडर गेस्ट जो है, इन्होंने आईसीसी पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त महीने का जीता है। ठीक, आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2025 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को अगस्त 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्होंने ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के अंतिम टेस्ट मैच में
विजयी प्रदर्शन के लिए हासिल किया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में इंग्लैंड में हुई थी, इंग्लैंड के ओवल में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में के अंतिम टेस्ट मैच में मोहम्मद सिराज ने बॉलिंग करके बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, इसीलिए इनको यह अवार्ड मिला है। ठीक, वही बात करें महिला प्लेयर ऑफ द मंथ की, तो ये दोस्तों आयरलैंड की ओरला प्रेंडरगैस्ट ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के बाद अगस्त 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है। ठीक, उन्होंने आयरलैंड की पाकिस्तान पर 2-1 से टी20 श्रृंखला जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों जो आयरलैंड की ये ओरला प्रेंडरगेस्ट हैं, इन्होंने क्या किया था पाकिस्तान के खिलाफ जो टी20 श्रृंखला हुई थी, जिसमें 2-1 से आयरलैंड की जीत हुई थी, उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसीलिए इनको यह अवार्ड मिला है। अब बात हो रही दोस्तों आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की, तो ये तो हो गया अगस्त का। मैं आपको बता देता हूँ जुलाई 2025 में किसको यह अवार्ड मिला था। ठीक है, तो जुलाई 2025 का अवार्ड किसे मिला था, तो पुरुष का अवार्ड मिला था दोस्तों, आपको याद रखना है जुलाई 2025 का शुभमन गिल को, जो भारत के बल्लेबाज हैं। वहीं बात करें महिला का अवार्ड किसे मिला था, महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जुलाई मंथ का 2025 का, तो आपको याद रखना है सोफिया डंकले। सोफिया डंकले जो है ये इंग्लैंड की क्रिकेटर हैं, सोफिया डंकले। ठीक है, इनको यह अवार्ड मिला था, तो ये दोनों भी नाम आपको याद रखना है। दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, भारत में राष्ट्रीय अभियंता दिवस 2025 कब मनाया गया। तो दोस्तों अभी भारत में राष्ट्रीय अभियंता दिवस हर साल कब मनाया जाता है, आपको याद रखना है 15 सितंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 15 सितंबर को हर साल राष्ट्रीय अभियंता दिवस यानी कि नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। आइए दोस्तों जानते हैं नेशनल इंजीनियर्स डे 2025 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। नेशनल इंजीनियर्स डे हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत के महान अभियंता और दूरदर्शी सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती को समर्पित है। तो दोस्तों इस दिन क्या हुआ था, सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जो थे उनका जन्म हुआ था 15 सितंबर को, तो इसलिए यह दिन नेशनल इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। जो बात करें तो सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 15 सितंबर 1861 को हुआ था इनका जन्म। और कहाँ हुआ था, तो कर्नाटक में हुआ था, कर्नाटक राज्य में हुआ था। ठीक, उन्होंने आधुनिक भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और रही बात दोस्तों 2025 की थीम, तो 2025 की थीम क्या है, तो आपको याद रखना है डीप टेक एवं इंजीनियरिंग एक्सीलेंस ड्राइविंग इंडियाज टेक डे। ठीक है, इसका ये थीम है 2025 का, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बताओ कि नेशनल इंजीनियर्स डे 2025 का थीम क्या है, इस तरह से क्वेश्चन ही पूछ लेते, तो ये थीम भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, हाल ही में टाइम्स ने किसे किड्स ऑफ द ईयर बनाया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में टाइम्स मैगजीन ने तेजस्वी मोहन को किड्स ऑफ द ईयर बनाया है। ठीक है, आइए इसके बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ इनको क्यों किड्स ऑफ द ईयर टाइम्स मैगजीन ने बनाया है। ये है दोस्तों तेजस्वी मोहन, इनको ही टाइम्स मैगजीन ने किड्स ऑफ द ईयर बनाया है और ये दोस्तों 17 साल की है। तो आइए मैं कुछ आपको इनसे संबंधित पॉइंट्स बता देता हूँ। हाल ही में टाइम मैगजीन ने 17 वर्षीय भारतीय अमेरिकी तेजस्वी मनोज को किड्स ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। ठीक है, तेजस्वी ने क्या किया है, बुजुर्गों को ऑनलाइन ठगी और साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए शील्ड सीनियर्स नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म एआई पावर्ड ऐप विकसित किया है। तो इन्होंने दोस्तों शील्ड सीनियर्स नाम का एक एआई पावर्ड ऐप विकसित किया है, जो यह काम क्या करता है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको ऑनलाइन ठगी से या साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए यह एप्लीकेशन है। ठीक है, तेजस्वी मनोज टेक्सास के डलास में रहती हैं और उन्होंने 8वीं कक्षा में कोडिंग शुरू की थी। तो दोस्तों ये 17 साल की हैं और इन्होंने 8वीं कक्षा से ही कोडिंग शुरू कर दी थी और इन्होंने यह
बनाया क्यों बनाया है सीनियर शील्ड? तो इनके साथ में एक घटना हो गई थी। इनके जो ग्रैंड फादर हैं यानी कि इनके दादाजी, उनके साथ में ऑनलाइन ठगी हो गई थी। इसलिए इनसे ये प्रेरित होकर इन्होंने शील्ड सीनियर नामक एक एआई पावर्ड ऐप विकसित किया है, जिसमें यह पता लग जाता है कि बुजुर्गों को ऑनलाइन ठगी से और साइबर फ्रॉड से बचाए जाने के लिए वहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है उस ऐप पर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, क्यों इनको टाइम्स मैगजीन ने किड्स ऑफ द ईयर बनाया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है जिन्होंने 12 सितंबर 2025 को शपथ ली है? तो दोस्तों अभी हाल ही में नेपाल में बहुत सारा सोशल मीडिया बैन को लेकर और भ्रष्टाचार के खिलाफ जेनजी ने बहुत सारा प्रदर्शन किया था। तो वहाँ पे गवर्नमेंट का तख्ता पलट हो गया। तो वहाँ पे जो इससे पहले प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, उन्होंने इस्तीफा दे दिया इस विरोध प्रदर्शन के कारण। तो वहाँ पे अभी नई महिला प्रधानमंत्री बनी है, वो कौन बनी है? तो आपको याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुशीला कार्की। सुशीला कार्की जो है नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, आइए जानते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। 12 सितंबर 2025 को 73 वर्षीय सुशीला कार्की ने नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। तो ये दोस्तों 73 वर्षीय हैं और ये हैं सुशीला कार्की। ये फोटो आप इनके देख सकते हैं। और इससे पहले ये दोस्तों एक उपलब्धि और हासिल की थी इन्होंने। इससे पहले ये नेपाल की पहली मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी ये रह चुकी हैं नेपाल की। तो आपको ये भी याद रखना है कि पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी सुशीला कार्की हैं और पहली महिला प्रधानमंत्री भी नेपाल की सुशीला कार्की हैं। तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है। और इनको प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया तो मैं आपको बता देता हूँ। उनका कार्यकाल ऐसे समय शुरू हुआ जब देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध और सोशल मीडिया बैन को लेकर व्यापक प्रदर्शन हो रहे थे। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया वहाँ पे जेनजी ने जो वहाँ पे सरकार थी उसके खिलाफ बहुत सारा विरोध प्रदर्शन किया, जिससे इसके जो पहले प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक, इसलिए इनको अब प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है नेपाल का। ठीक, अब बात हो रही है दोस्तों नेपाल की, तो आइए मैं नेपाल के बारे में कुछ स्टैटिक जीके बता देता हूँ आपको। नेपाल की दोस्तों राजधानी क्या है? तो आपको याद रखना है काठमांडू है। और नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाली रुपया यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ की जो वर्तमान अभी प्रधानमंत्री बनी है वो सुशीला कार्की बनी है प्रधानमंत्री। और इन्होंने किसका स्थान लिया? तो आपको याद रखना है केपी शर्मा ओली का इन्होंने स्थान लिया है। वो वर्तमान जो नेपाल के राष्ट्रपति हैं वो रामचंद्र पौडेल हैं। और नेपाल की दोस्तों संसद का नाम बताएं तो आपको इसकी संसद का नाम याद रखना है, संघीय संसद नेपाल की संसद का नाम है। और नेपाल के जो पहले प्रधानमंत्री थे, आपको याद रखना है नेपाल के पहले प्रधानमंत्री भीमसेन थापा थे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा दोस्तों, हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, अभी दोस्तों हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन। और ये भारत के 15वें उपराष्ट्रपति हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इनसे पहले जो 14वें उपराष्ट्रपति कौन थे वो भी आपको याद रखना है, जगदीप धनखड़ थे 14वें उपराष्ट्रपति। तो जो सीपी राधाकृष्णन है उनका सचिव किसे नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमित खरे। अमित खरे जो है इनको भारत के जो नए उपराष्ट्रपति बने हैं यानी कि सीपी राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया है अमित खरे को। ठीक, आइए जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपको याद रखना है। सरकार ने पूर्व नौकरशाह अमित खरे को भारत के नए उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 15 सितंबर 2025 को की गई। कब की गई दोस्तों? आपको याद रखना, 15 सितंबर को यह नियुक्ति की गई। और उनका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होगा। तो इनका कार्यकाल भी याद रखना है कि 3 साल के लिए इनका कार्यकाल रहेगा।
अमित खरे जो हैं दोस्तों, ये 1985 बैच के झारखंड कैडर के सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड आईएएस अधिकारी। इससे पहले दोस्तों वह अक्टूबर 2021 से प्रधानमंत्री कार्यालय में सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। तो इससे पहले ये अमित खरे जो थे ये प्रधानमंत्री कार्यालय में सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। ठीक, तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत का नाम क्या है? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय सेना में पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत शामिल किया गया है। ठीक है, इसका नाम क्या है? तो ये नाम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइनस एंड ड्रोथ। आइनस एंड्रोथ जो है इसका नाम है। यह अभी भारतीय सेना में शामिल किया गया है और यह पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत है। ठीक, आइए जानते हैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स। आईएनएस एंड्रोथ एक स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है। यह लक्षद्वीप के एंड्रोथ द्वीप के नाम पर रखा गया है। इसका जो नाम रखा गया है एंड्रोथ, वह लक्षद्वीप के एंड्रोथ द्वीप के नाम पर रखा गया है, ये आपको याद रखना है। इसका निर्माण किसने किया है? तो आपको याद रखना है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं एंड इंजीनियर्स यानी कि जीआरएससी कोलकाता ने इसका निर्माण किया है इस वर्क क्राफ्ट का। ठीक है, यह यह दोस्तों 77.6 मीटर लंबा और लगभग 900 टन विस्थापन क्षमता वाला पोत है। एंड्रोथ उथले जल में संचालित 8 पनडुब्बी रोधी युद्ध पोतों यानी कि एडब्ल्यूएस और एसडब्ल्यूसी में दूसरा युद्ध पोत है। और पहला युद्ध पोत कौन सा था? तो आपको याद रखना है आईएनएस अरनाला। यह दोस्तों मई 2025 में भारतीय सेना को सौंपा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, जो इसका पहला होता है 8 पनडुब्बी रोधी युद्ध पोतों में से ये दूसरा है और जो पहला था आईएनएस अरनाला। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है और ये मई 2025 में भारतीय वायुसेना को सौंपा गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दुनिया के पहले एआई कैबिनेट मंत्री का नाम क्या है? तो दुनिया के पहले यानी कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैबिनेट मंत्री का नाम क्या है? तो दोस्तों दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैबिनेट मंत्री का नाम डी एला है। ठीक है, डी एला। और ये कहाँ की पहली कैबिनेट मंत्री बनी है? एआई है। तो आपको याद रखना है अल्बानिया, अल्बानिया देश की कैबिनेट मंत्री बनी है, पहली एआई कैबिनेट मंत्री है ये। आइए जानते हैं दोस्तों इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स क्या चर्चा में है। जैसा कि ये दोस्तों ये है डीएलआ, ये एआई है एक। ठीक है, यही बनी है कैबिनेट मंत्री। ठीक है, तो आइए जानते हैं कुछ पॉइंट्स। अल्बानिया ने 2025 में इतिहास रचा जब उसने दुनिया के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई संचालित कैबिनेट मंत्री डीएलआ को नियुक्त किया है। डीएलआ शब्द अल्बानिया भाषा में सूर्य से आया है। तो दोस्तों डीएलआ जो शब्द है अल्बानियाई भाषा में सूर्य से लिया गया है। डीएलआ कोई मानव मंत्री नहीं बल्कि एक आभासी एआई अवतार है। डीएलए का लक्ष्य जो है सभी सरकारी टेंडरों को पूरी तरह से पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। ठीक, तो सबसे चीज आपको 3 चीजें याद रखना है। ये सबसे पहली एआई कैबिनेट मंत्री किस देश की बनी है? तो अल्बानिया की बनी है। ठीक है, इसका नाम क्या है? तो आपको याद रखना है डियाला। ठीक है, और डियाला जो शब्द है वो अल्बानिया भाषा में सूर्य से आया हुआ है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक, बात हो रही दोस्तों अल्बानिया की, तो आइए अल्बानिया के बारे में कुछ आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। अल्बानिया दोस्तों किस महाद्वीप पे स्थित है? तो आपको याद रखना है यूरोप में स्थित है, दक्षिण पूर्व में स्थित है यूरोप में। तो इसकी राजधानी दोस्तों क्या है? तो राजधानी है तिराना। और यहाँ की जो मुद्रा है तो अल्बानियाई लेक है यहाँ की मुद्रा। और यहाँ का जो क्षेत्रफल है तो लगभग 28,748 वर्ग किलोमीटर अल्बानिया देश का क्षेत्रफल है। और इसके पड़ोसी देश हैं कोसोवा, मोंटेनेग्रो, मैसेडोनिया और ग्रीस इसके पड़ोसी देश हैं। बात करें दोस्तों तट रेखा, तो अल्बानिया से 2 तट रेखाएं
समुद्री तट रेखाएं साझा करती हैं कौन कौन सी हैं? एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर जो है इसकी तट रेखा साझा करती हैं। यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं दोस्तों एदी रामा। एदी रामा जो है अल्बानिया के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। वही राष्ट्रपति की बात करें तो बजराम बेगज। बजराम बेगज जो है यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं अल्बानिया के। तो ये कुछ पॉइंट थे अल्बानिया से संबंधित, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? सरपंच संवाद राष्ट्रीय युवा गुणवत्ता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है। आइए दोस्तों जानते हैं सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन 2025 के बारे में। इसका आयोजन कब और कहाँ हुआ है? जल शक्ति मंत्रालय ने पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में, कहाँ पे दोस्तों इसका आयोजन उद्घाटन हुआ है? आपको याद रखना है नई दिल्ली में। और ये दोस्तों पहला गुणवत्ता सम्मेलन है, ये भी आपको याद रखना है। इसका पहला संस्करण है तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। नई दिल्ली में सरपंच राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन किया है। और दोस्तों इसकी तिथि क्या है? तो आइए कब शुरू किया गया, उद्घाटन कब हुआ? तो आपको याद रखना है 17 सितंबर को इसका उद्घाटन किया है। इसने उसका उद्घाटन करता कौन है? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल ने इसका उद्घाटन किया है। तो आपको ये भी याद रखना है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री वर्तमान में कौन है? श्री CR पाटिल जो है इन्होंने इसका उद्घाटन किया और ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। बात करें सम्मेलन की, इस सम्मेलन की थीम क्या है? तो आपको याद रखना है सम्मेलन की थीम बहुत ज़्यादा पूछते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, तो थीम को आपको याद रखना है। इसकी थीम है विकसित ग्राम से विकसित भारत। ये थीम है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये थीम आपको याद रखना है। और इस सम्मेलन की समाप्ति तिथि कब है? तो आपको याद रखना है 25 दिसंबर 2025। और यह किस दिन समाप्त होगा? 25 दिसंबर 2000 सुशासन दिवस के दिन इसका समापन होगा, ठीक, इस सम्मेलन का। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? हाल ही में भारत के किस हिस्से में एक दुर्लभ लाल ड्रैगन फ्लाई देखी गई है? तो दोस्तों अभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मन्नार केरल में एक दुर्लभ लाल ड्रैगन फ्लाई देखी गई है, ठीक। इसका राइट आंसर आपको याद रखना है केरल में यह देखी गई है। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु। हाल ही में केरल के पश्चिमी घाट में मन्नार की घाटियों में एक दुर्लभ स्कारलेट ड्रैगन फ्लाई देखी गई है, ठीक है। ये दोस्तों आप फोटो में देख सकते हैं, ये ड्रैगन फ्लाई है, ठीक। यही यही वो ड्रैगन फ्लाई है जो मन्नार की घाटी में देखी गई है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो आपको इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना है क्रोकोथेमिस एरीथ्रिया, इसका वैज्ञानिक नाम है इस ड्रैगन फ्लाई का। यह ड्रैगन फ्लाई लिबेलुलिडे परिवार से संबंधित है। यह नदियों, नालों और तालाबों के पास धूप वाले स्थान पर निवास करना पसंद करते हैं। और यह दक्षिण यूरोप, अफ्रीका, पश्चिम एशिया और दक्षिण चीन में पाया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि यह किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो दक्षिण यूरोप, अफ्रीका, पश्चिम एशिया और दक्षिण चीन में पाया जाता है। और यह कहाँ ज़्यादातर निवास करते हैं? नदियों, नालों और तालाबों के पास धूप वाले स्थान पर निवास करना ये पसंद करते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम भी आपको याद रखना है क्रोकोथेमिस एरीथ्रिया, इसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के टॉप 10 करंट अफेयर। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी मेहनत और मेरा वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो आपके सारे दोस्तों के पास पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।